है गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान से, पूरे साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, बिना टाइम वेस्टिंग के मैं इस वीडियो को सीधे शुरू करता हूं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। देखिए, एक जोड़ी का मतलब कि 2 पीस, जैसे हम लोग का चप्पल होता है एक जोड़ी, मतलब उसमें 2 पीस होता है। ठीक है, तो 2 जोड़ी कहने का मतलब 4, 3 जोड़ी कहने का मतलब कि 6। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा जोड़ी का। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितने जोड़ी? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो देखिए, इसमें से जो सही ऑप्शन है ना, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये सेकंड है, 3 जोड़ी। मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कहने का मतलब 3 दूना के 6 होती है। क्लियर। चलिए, अगला हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस किस माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, वसा द्वारा, हार्मोन्स द्वारा। तो देखिए, जो पौधों में ना जो ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देखिए, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। और जाइलम के द्वारा क्या होता है? जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है कि मतलब ये पौधों में पाई जाने वाली एक वाहिकाई आप बोल लीजिए, या जैसे हम लोगों में नसें पाई जाती है वो भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये जाइलम क्या करता है कि जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है और पत्तियों में जो भोजन बनाता है उसको, ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों तक ये फ्लोएम मतलब पहुंचाता है। क्लियर है। तो ये हम लोग का सेकंड प्रश्न हो गया। थर्ड प्रश्न, आइए थर्ड प्रश्न को देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। काफी मस्त प्रश्न है, कई बार आपके लोग के एग्जाम में आ चुका है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आप संबंध का एक फार्मूला जानते होंगे कि F = R/2 होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब दिया है, ये F दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या पूछा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें दिया है उसको जगह पे लिख लेते हैं। हमें फोकस दूरी 10 दिया तो F की जगह हम लोग 10 कर लेंगे, तो 10 बराबर R/2 हो जाएगा। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर ये 10 दूना के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हम लोग का था ये, तो इसलिए ये आंसर भी सेंटीमीटर में हम लोग का आएगा। ठीक है, तो हम लोग का 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग का सेकेंड ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलिए, अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। देखिए, जो हम लोग की स्वस्थ आंख होती है ना, उसके लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। तो ये सही ऑप्शन। और जो निकटतम बिंदु होता है, क्या निकटतम बिंदु, वो कितना होता है आप लोग बता सकते हो? दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दूर बिंदु अनंत होता है, मतलब हमारी आंखें मतलब पता नहीं कहाँ तक देख सकती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि अनंत तक देख सकती हैं। ठीक है, और निकटतम बिंदु क्या होता है? तो निकटतम बिंदु हम लोग का माना जाता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी मतलब चीज़ आप ना मतलब 25 सेंटीमीटर अपनी आँख, ऐसा ये पेन है, अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाओगे ना, तो उसके बाद मतलब ये थोड़ी मतलब अस्पष्ट पूरी तरह नहीं दिखेगी, एक तरह से बोल सकते हैं। मतलब निकटतम बिंदु इतना माना गया है और मैक्सिमम बिंदु यानी दूर बिंदु अनंत माना गया है। क्लियर। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु तो अनंत, और निम्नतम बिंदु आए तो वो 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए, ये हम लोग का फर्स्ट पेज पे जितने ऑब्जेक्टिव थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए, सेकेंड पेज पे हम लोग चलते हैं। इसके लिए मैं नीचे ये थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया है। चौथे के बाद ये देखिए, यहाँ पे पांचवा हम लोग का पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है कि Fe2O3, ठीक है, जब अभिक्रिया करता है 2Al यानी एल्युमिनियम से, ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम से, तो ये देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। ये मतलब ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, Fe2O3 है, जब यह एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ Al2O3 बन जा रहा है, यानी और ये Fe मतलब इसमें से हटकर अलग हो जा रहा है। तो ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा किस अभिक्रिया में होता है? विस्थापन अभिक्रिया में होता है। यहाँ जो ये Al है ना, Fe को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पहले चैप्टर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
आगे हम देखते हैं, आगे कुछ हम अब दो दो नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट ही प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो या दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। अब देखिए, यहाँ एक शब्द, दो शब्द है, उपचयन और अपचयन। ये उपचयन और अपचयन क्या होता है, जैसे देखिए कोई अभिक्रिया देखे होंगे आप जिसमें मतलब ऑक्सीजन की कमी होती होगी, कोई अभिक्रिया आप देखे होंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती होगी। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वहाँ अपचयन होता है, अपचयन अभिक्रिया, और जहाँ वृद्धि होती है वहाँ उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर दोनों ये अभिक्रियाएं एक ही मतलब इक्वेशन में हो, एक ही समीकरण में हो, तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है। तो देखिए यहाँ CuO था, हम लोग का कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हो कि अकेले कॉपर बचा, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ क्या हुआ, अपचयन हो गया इसका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए H2 यानी हाइड्रोजन गैस था, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये H2O हो गया, मतलब इसमें आकर ऑक्सीजन क्या हुआ है कि इसमें जुड़ गया है, और ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे उपचयन हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपचयन और उपचयन दोनों चीजें हो रही है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है आपको? तो चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हम लोग का प्रश्न, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। क्या है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इसका उपयोग भी आता है, हालांकि मैंने इसमें उपयोग नहीं लिखा है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, और ब्लीचिंग पाउडर, वही ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जी हाँ मेरे दोस्त, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2, यानी इसी को हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। और यह अणुसूत्र है और इसको पढ़ते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यही इसका क्या है, यही इसका रासायनिक नाम है, यानी केमिकल नेम है, एक तरह से बोल सकते हैं। क्लियर? तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaCO2 है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यह 7 नंबर में प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा, इसका उपयोग भी पूछता है और बनाने की विधि भी पूछता है, ठीक है। यानी मतलब 7 नंबर में आएगा तो थोड़ा बड़ा आएगा, तो इतनी चीज़ें पूछेगा और आगे लिख देगा कि इसकी मतलब इसके उपयोग तथा इसके बनाने की विधि लिखिए, तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा और 7 नंबर में पूछ देगा। तो उसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, इसमें केवल आप इतना जान लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड प्रश्न हो गया। चलिए थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या श्वसन से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी यह प्रश्न पूछ देता है। तो श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो इसको कैसे आप लिखोगे कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक मतलब प्राय, जैसे कार्बनिक यौगिक कौन कौन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सिंपल यही लिख लोगे आप लोग कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और देखिए यहाँ पे अगर आप इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, और सिंपल ये इक्वेशन भी लिख दोगे तो और मतलब मज़ेदार हो जाएगा, जैसे C6H12O6 और 6O2, और या इसके बाद क्या हो रहा है कि 6 मतलब CO2 और 6H2O बन रहा है, और साथ में 6 से 73 किलो कैलोरी, के मैं लिख दिया, यहाँ जगह नहीं बची, आप किलो कैलोरी लिखेगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यह आप ये इक्वेशन भी दे देंगे तो और इसका मस्त आंसर हो जाएगा। बाकी यह 2 नंबर में आता है, तो आप इक्वेशन भी नहीं लिखते तो काम आपका चल जाएगा, केवल ये डिफिनीशन ऐसे मतलब इसको लिख देते हो तो, ठीक है। तो ये श्वसन को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये भी 2 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिएगा D2 आप लोग के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पुमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब पुमंग और जयांग क्या है, ठीक है। तो देखिए, पुमंग पुष्प के नर जननांग है, ठीक है। पुमंग जो ये पुमंग है ना, वो पुष्प का नर जननांग है, ठीक है, यानी मेल जननांग है, ठीक। उसके बाद जबकि जयांग, जो ये जयांग है ना, ये पुष्प के मादा जननांग है, ठीक है, यानी ये मेल और ये मेल जननांग, ये पुमंग जो है मेल जननांग और ये जयांग जो है फीमेल जननांग है। क्लियर? तो पुमंग पुष्प के लिए या पुष्प के नर जननांग को कहते हैं, जबकि जयांग पुष्प के मादा जननांग को कहते हैं। सिंपल है। क्लियर? जननांग यानी वही जनन अंग। चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न हम लोग का क्या है
कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए इस प्रश्न को बताने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए आपकी आंखों पर जब एक लाइट मतलब पड़ती है तो आप देखते हो आपकी आंखें ऑटोमेटिक मतलब बंद टाइप की हो जाती है, आप बंद कर लेते हो। ठीक है, तो वहाँ क्या करते हो आप फोकस को मतलब कम कर लेते हो। ठीक है, फोकस को क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो। तो वही क्या होता है ना कि नेत्र द्वारा फोकस को बढ़ाकर, ठीक है, या घटाकर एक तरह से बोले तो जो मतलब देखने की क्षमता होती है आँख की, वही क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपल इसकी लैंग्वेज आप साइंस में कैसे लिखोगे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके मतलब वही घटा बढ़ा करके निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को फोकस कर लेता है। फोकस करके मतलब कि उसका फिगर बना लेता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। सिंपल सा इसका आंसर ये आप लोग लिख दोगे। ठीक है, 2 मार्क में यह प्रश्न ना जाने कितनी बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल 100% एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर, यह 2 मार्क में प्रश्न कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है। और उसके बाद चलिए अगला हम लोग 6वां और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। और आप प्रश्न देखना चाहते हैं इस प्रकार के, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें प्रश्न क्या है कि विद्युत परिपथ के क्या अर्थ है। ठीक है, कब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, या विद्युत परिपथ से क्या अभिप्राय है, या विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। कई प्रकार से पूछ सकता है। सबका एक ही आंसर होगा कि किसी विद्युत धारक के सतत तथा बंद, ठीक है, क्या सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे ही मतलब ये फिगर ऐड कर दिया हूँ। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, लगी हुई है। इधर से हम लोग का प्लस धारा जा रही है, ठीक है, और इधर ये माइनस है। इधर मतलब बैटरी का ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। इधर से हम मान लीजिए हम लोग की ऐसे धारा जा रही है। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए हम एक प्रतिरोध लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ हमने एक बल्ब भी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर मान लीजिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे तार को तोड़ देते हैं तो यह परिपथ नहीं कहलाएगा। ठीक है, पूरा ये सतत तथा बंद बंद होना चाहिए, परिपथ जुड़ा होना चाहिए, तभी तो ये लाइट बलेगी और इधर हम लोग का मतलब एक तरह से करंट आएगा। अगर यहाँ से हम तार तोड़ देते हैं तो ये परिपथ कैसे हुआ, क्योंकि इधर तो करंट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही लिखने का मतलब सतत तथा बंद लिखने का यही मतलब है। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। यही सिंपल सा इसका आंसर कि विद्युत परिपथ क्या है, या उससे आप क्या समझते हो। अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह इसका आप आंसर लिख देना। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मैंने एक एक छांट कर अच्छे से लिखा था, आप सबको याद कर लीजिएगा। देखिएगा आपके एग्जाम में डिट्टू सेम टू सेम ये क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारी वीडियोज का लिंक इस प्रकार की मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चलिए मैं रहने देता हूँ इस वीडियो में, इतना ही। मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।